हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विंड। चैप्टर नंबर 5, विंड। पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन समझेंगे। विंड हमारा एक तरीके से रिसोर्स है। ये कौन सा रिसोर्स है? एक ये ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग थर्स्टी रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें प्यास लगी होती है, तो हमारा जो प्यास है वो वाटर ही बुझा सकता है, ना कि वो कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी या टी। आप नॉर्मली कभी आपको प्यास लगे और आप टी पीकर देखिए, आपका प्यास नहीं बुझेगा। आपको लगेगा कि हमें वाटर चाहिए, नीड है हमारी। तो ये हमारे एक तरीके से रिसोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और हमारे लिए बहुत नीडी है। ये एक टाइम पे अभी जो जैसे हम लोग वाटर्स बहुत यूज़ करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं कि एक टाइम पे हमें वाटर्स की बहुत कमी होने वाली है, जो कि हमें एक तरीके से सस्टेन करना चाहिए। बट लोग जो है वो इस बारे में अवेयर होने के बावजूद इस चीज़ को नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, बट हम लोग अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे कि वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। जैसे कि अभी हम लोग समझे कि एक तरीके से अर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वाटर। किसके लिए? हमारे प्लांट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे एनिमल्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स के लिए क्यों? क्योंकि वो उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमल्स के लिए वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके लिए काम करता है। इसलिए अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा तो हमारे पास लाइफ नहीं होगी। वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इट्स कॉल्ड पोर्टेबल। वाटर इज safe for drinking is called potable water। जो वाटर हम पी सकते हैं उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। हमारे पास काफ़ी मात्रा में पानी है, बट जो ओशियंस में वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, वो हम पी नहीं सकते। बट जो हम पी सकते हैं, जो हमारे लिए बेटर वाटर होता है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो कि एकदम क्लीन वाटर होता है। वो हमारे लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और हम उसको ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे आगे जाना है। पहले तो हम जानेंगे कि वाटर का जो सोर्स है वो क्या क्या है। एक फ्रेश वाटर का सोर्स, द मेन source for fresh water are the river, ponds, spring and ग्लेशियर्स। हमारा जो मेन सोर्स है हमारे फ्रेश वाटर का, वो एक रिवर होता है, एक पॉन्ड होता है, एक स्प्रिंग होता है और एक ग्लेशियर होता है। द ओशियन बॉडीज एंड सी कंटेन सॉल्टी वाटर। अभी हम लोग समझे थे कि ओशियन में जो हमारे वाटर हैं वो मेजरली जो है वो सॉल्टी वाटर होते हैं। सॉल्टी वाटर इन द सेंस प्रेजेंट होता है क्या? सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और कॉमनली टेबल सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि हम नॉर्मली स्प्रिंकल करते हैं अपने सैलेड पर, वो वाला सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। ओके, और हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। हमारा 3/4 of the earth's surface is covered by water।
3/4 एरिया हमारा अर्थ पर जो है वो कवर्ड है, किससे? वाटर से कवर्ड है। बट मेजरली हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजरली पार्ट है वो ओशन का पार्ट है, जो कि सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। Water alone can quench our thirst when we are thirsty. ओके, अब हम एक टेबल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जस्ट लाइक ओशियन, हाउ मैनी परसेंटेज? 97.3, ice cap 2.0, and groundwater 0.68, and fresh water lakes 0.009, and islands, seas, and salt lake 0.009, atmosphere 0.0019, और river 0.0001। ये टोटल वैल्यू क्या है हमारे एनसीईआरटी में? 100.00। अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा ओशियन है एक तरीके से वो तो सलाइन वाटर है, बट जो ये हमारा ओवरऑल जो नीचे के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे वाटर के, ये सब हमारे फ्रेश वाटर हैं, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, जो कि हमारे पोर्टेबल वाटर्स होते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक, ओशियन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? द मूवमेंट दैट अकर कैन बी ब्रॉडली categorized in wave, tides and current। हमारा जो ओशन सर्कुलेशन है वो मेनली डिवाइड है वेव में, टाइड में और करंट में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि वेव, टाइड और करंट क्या क्या होते हैं। वेव आर द rise and fall of ocean water, and during storm, strong wind can create massive destruction मतलब कि वेव जो है एक तरीके से राइज और फॉल, मतलब कि ऊपर और नीचे जब फॉल जाती है वेव्स की ओशियन में, उसको हम वेव बोलते हैं। और जब वहाँ पे कुछ कैलामिटीज आ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, जैसे कि स्टॉर्म्स, हवा बहुत तेज चलने लगे, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड होने लगे, तो वहाँ पे कुछ मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे कि समझो कि पानी के नीचे कोई लैंडस्लाइड हो गई है, या फिर कुछ अर्थक्वेक, या फिर जो हमारे प्लेट्स होती हैं अर्थक्वेक की, वो एक तरीके से मूव कर गए हैं, या स्लाइटली हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया है, तो नीचे की जो प्लेट्स मूवमेंट की वजह से जो हमारा पानी का वेव होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करने लगता है, और वो एक सुनामी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक तरीके से, ये तो एक तरह हमारा टॉपिक है जो हम वेव के बारे में समझे, बट हमारा एक नेचुरल कैलामिटीज जो है वो एक जगह पर हुआ भी था 2004 में,
जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर था हमारे लिए। वो कहाँ पर हुआ था? आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर कि एक तरीके से एक लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर वेव। वहाँ की जो वेव्स की जो लेंथ थी, जो हमारी वेव्स की लेंथ थी वो कितनी थी? 150 मीटर लेंथ वेव थी। कोस्टल एरियाज था हमारा इंडिया का, वहाँ पर ये सुनामी जो है वो अकर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा इंदिरा पॉइंट था हमारा अंडमान और निकोबार का आइलैंड का, वो एक तरीके से सबमर्ज हो गया था इस सुनामी के बाद। ये इतनी तेज थी और उसकी स्पीड कितनी थी? वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जो एक तरीके से सबमर्ज कर दी थी हमारे इंडियन पॉइंट्स को। समझ लो कितनी तेज होगी वो वेव। ठीक है, वेव तो हमने समझ लिया एक तरीके से। हम टाइप्स के बारे में समझते हैं। टाइड्स मतलब कि पानी का हाई हाइट, तो मतलब हाई टाइड्स, और अगर लो टाइड्स तो मतलब लो लेवल ऑफ वाटर। मतलब कि ज़्यादा टाइड हो तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ वाटर है, बट अगर एकदम लो लेवल मतलब नॉर्मल लेवल पर वाटर है तो वो एक तरीके से लो टाइड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो टाइड्स आर कॉज्ड बाय gravitational pull of the sun, moon on the earth. What does mean? टाइड्स जो है जब कब कॉज होता है? जो ग्रेविटेशनल पुल मतलब ग्रेविटेशनली जो खींचता है हमारे सन और मून और अर्थ को, उसको हम टाइड बोलते हैं। इसमें दो तरीके की जो एक तरीके से कंडीशंस होती हैं। हम पहली कंडीशन जानेंगे क्या होती है। जब हमारा फुल मून होगा और न्यू मून होगा, हम पहले उसका जानेंगे। फिर हम किसके बारे में जानेंगे? जब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मून कंडीशन होगा, तब क्या होगा, फिर हम उसको जानेंगे। ओके, यहाँ हमारे पहले कंडीशन में क्या होता है? इसमें हमारा सन, मून और अर्थ अलाइन होता है। अलाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर होता है। तब हमारा जो है एक तरीके से हाईएस्ट टाइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड। और वही अगर हमारे तो फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ मून के बारे में हम जानेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो तो ग्रेविटेशनल पुल होता है, द ग्रेविटेशनल पुल ओशियन वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो दूसरी डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जो लोअर टाइड्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड नीप टाइड। तो अभी तक हमने कितने टाइड्स के बारे में समझा? हमने 4 टाइड्स के बारे में समझा। हाईएस्ट टाइड, लोएस्ट टाइड, और हमारा स्प्रिंग टाइड, और हमारे नीप टाइड। उम्मीद करती हूँ टाइड टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट, ओशियन करंट। करंट मतलब ये नहीं कि जो हमारे ओशन में करंट्स जा रही हो। करंट मतलब ये होती है कि वहाँ की हवा कैसी है। शॉर्ट फॉर्म हवा। ओके, कि वहाँ पे हवा ठंडी है कि गर्म है, कैसी है। एक बेसिकली ये डिवाइड ही 2 पार्ट में है कि कोल्ड करंट या फिर वार्म करंट। ओके, अब हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस बताते हैं। दैट कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम polar region to tropical areas। ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल होता है, वो वाला एरिया। बेसिकली हमारा कोल्ड करंट जो होता है वो वाटर को
पोलर रीजन से ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ ले जाता है, तब जाके ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल का मौसम बनता है, तो वहाँ पे रेन होने लगती है। ओके, हमारा वार्म करंट का क्या डेफिनेशन होगा? ये हमारा ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव्स टूवर्ड्स पोल। जैसे कि हम जानते हैं कि पोल की तरफ से ठंडा होता है, तो वार्म करंट पोल की तरफ से तो आएगा ही नहीं। तो ये हमारा ओरिजिनेट कहाँ होता है? इक्वेटर की तरफ ओरिजिनेट होता है और जाता किधर है? ये पोल की तरफ जाता है, मूव करता है। ओके, अगर हम इन दोनों का सबमर्ज करके हम कोई कंक्लूजन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? एक तरीके से our convergence of cold and warm current create rich fishing ground। एक तरीके से जब अगर इसको हम कन्वर्ज करेंगे दोनों करंट को, तो वहाँ पर एक तरीके से बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड मिलता है, जहाँ पे फिशिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल जानेंगे तो पहला एक एग्जाम्पल है हमारा सी अराउंड जापान, और एक और एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ओशन करंट समझ आया होगा, और इसी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है वाटर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अगर शुरू करेंगे तो अपनी नेक्स्ट एनसीईआरटी क्लास 8th की शुरू करेंगे, नहीं तो हम अपना जो ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं, मेनली शायद ये कट ऑफ हो चुके हैं, बट फिर भी अगर नीड होगी तो हम इसको भी बनाएंगे और इसको भी अपलोड करेंगे। और हाँ, हम इसकी शॉर्ट नोट्स भी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करेंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होगी कि आप 1 पेजर नोट्स एक तरीके से प्रोवाइड होगी आप लोगों को, तो उससे आप अच्छे से अपना प्रॉपर पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।